अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक आज हम MCQs करेंगे ईटा इंजीनियरिंग वाले और इसके अलावा NMD कैट और जितने दूसरे जितने कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है उनके साथ रिलेटेड MCQs है। ये एक्सरसाइज में है, मैं एक्सरसाइज वाले कर देता हूँ, बाकी जितनी MCQs है मैं वो कर लूँगा। अभी सिर्फ एक्सरसाइज वाले जो एग्ज़ाम के साथ रिलेटेड MCQs है, और ऐसा भी है ये ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम के साथ रिलेटेड है, ये कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने इनको हल करना है। चलो स्टार्ट लेते हैं। क्या है, मैंने यहाँ पर सबसे पहला MCQs हमारे पास है, इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ डबल्ड। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम डबल कर देते हैं एंड प्रेशर इज़ रिड्यूस टू 1/2 द वॉल्यूम विल बी। आप थोड़ा सा इस चीज़ को देके मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इस जगह को थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, लेट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक सिलेंडर है जिसके अंदर गैस बंद है। लेट फॉर एग्जाम्पल इसको हमने 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड किया था। लेट फॉर एग्जाम्पल 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसका वॉल्यूम कितना था और प्रेशर ऊपर से कितना था। लेट फॉर एग्जाम्पल प्रेशर ऊपर से था 2 atm, प्रेशर 2 atm था, टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड। लेट फॉर एग्जाम्पल इसका इस टेम्परेचर पर इसका वॉल्यूम कितना था, 2 dm³ था। लेट फॉर एग्जाम्पल अब मैंने क्या किया, इसको मैंने 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके गया। मैं टेम्परेचर को मैंने बढ़ाया 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो जाहिर बात है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होता है, चार्ल्स लॉ। अगर आप लोगों को याद है ये चार्ल्स लॉ के मुताबिक ऐसा है। ठीक है, तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, जाहिर बात है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने डबल किया, टेम्परेचर को मैंने डबल किया तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। 4 dm³, सॉरी कितना तक चला गया, 4 dm³। अब प्रेशर और वॉल्यूम का अगर तुम्हें याद है तो वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन होता है, चार्ल्स लॉ। अगर आप लोगों को याद है तो ये कहता है कि जब हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल कर देते हैं और प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, 2 atm की बजाय मैंने इनको कितना किया, 1 atm। अब भी जब मैं प्रेशर मैंने घटाया तो वॉल्यूम और बढ़ेगा। 2 atm पर कितना था, 4 dm³ था, तो जाहिर है 1 atm पर ये कितना पहुंचेगा, 8 dm³ तक पहुंचेगा। कितने तक, 8 dm³ तक पहुंचेगा। तो अब सोचे, आपको कहता है, आपको ऑप्शन दी गई रिमेन अनचेंज्ड। कहता है कि कोई गैस है जिसको हमने इसका ख़ास वॉल्यूम उन्होंने कुफाई किया हुआ है, उसको हमने टेम्परेचर डबल किया और प्रेशर हमने रिड्यूस किया, हाफ किया, तो इसके वॉल्यूम पर क्या असर होगा। तो कहता है कि इसका ये वॉल्यूम जो है अनचेंज रहेगा। नहीं, अनचेंज तो नहीं रहता, डबल हो जाएगा, नहीं डबल भी नहीं। रिड्यूस टू हाफ रहेगा, नहीं बिल्कुल नहीं। इंक्रीज 4 टाइम, ये है तुम्हारा ऑप्शन, 4 टाइम। अभी पहला 2 dm³ था, अब 8 dm³ तक पहुंच गए, तो इसका क्या मतलब है कि 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन क्या है, 1 dm³ ऑफ H2। इसको अभी मिटाऊंगा। ठीक है, आपने इनको हल किया हुआ है। ठीक है, अभी अब देखो आगे हमसे पूछता है 1 dm³ ऑफ H2 एट STP वेट अप्रोक्सीमेटली। देखो 1 dm³, अगर आप लोगों को याद है तो H2 का जब हम 22.4 dm³ लेते थे तो 22.4 dm³ का वेट कितना था, 2 हाइड्रोजन का 0.2 इतना था। ठीक है, तो 2.02 ग्राम अगर 22.4 dm³ कितना जगह घेर ले, कितना उसका मास होता है हाइड्रोजन के। देखो मैं हाइड्रोजन H2 की बात करता हूं, तो हाइड्रोजन का मास जो है उसके 1 मोल जो होता है वो 22.4 dm³ जगह घेर लेता है। तो इसका मतलब होता है कि उसके 22.4 dm³ में कितना मास होगा, 2.02। अगर इसका 1 dm³ लिया गया तो ये कितना इसका कितना मास होगा, तो आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए आप इसको कर ले, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2.02 डिवाइड बाई 22.4 डिवाइड बाई 22.4। अब ये ख़त्म, x इज इक्वल टू 2.02 डिवाइड बाई 22.4 इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 0. अगर आप इसको हल कर लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली इसके करीब
होगा 0.0987 ग्राम के। वैसे ये कैलकुलेशन है, अगर थोड़ा आगे पीछे रह जाता है कोई मसला नहीं है, लेकिन इसके बहुत करीब आता है आंसर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर 1 DMQ हाइड्रोजन की हम मास देख ले तो 1 DMQ हाइड्रोजन 0.0987 ग्राम इसका मास होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास है, आप नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, इसको देखो। नेक्स्ट वन क्या है, इन अ फैक्ट्री, कोई फैक्ट्री है जो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस करता है, कहता है इन फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग लिक्विड एयर, जो लिक्विड एयर प्रोड्यूस करता है, हमें लिक्विड एयर दे देता है। यानी लेंड्स मेथड एटसेट्रा की, लेंड्स की तरह जो उन्होंने जो मेथड अप्लाई किया था लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के लिए उन्होंने तरीका अप्लाई किया था। देखो, एयर वन ऑफ द पाइप कैरिंग ड्राई एयर, एक पाइप है जो ड्राई एयर को ले जाता है, इज ब्लॉक्ड विद अ वाइट सॉलिड, एक वाइट सॉलिड है जिससे वो ब्लॉक हो गया। ठीक है, एक पाइप है जो ब्लॉक हो गया 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। द वाइट सॉलिड इज, अगर आप लोगों को याद है तो वाइट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को जब -17 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हम ये आइस की शक्ल इख्तियार कर लेता तो आइस वाइट सॉलिड होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये जो ब्लॉक है उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर जम जाता है और वाइट सॉलिड आइस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यहाँ पर आइस भी दिया गया, लेकिन ये आइस नहीं है, ये वाटर वेपर्स नहीं होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले होते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके जी। तो ये हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, और नंबर नेक्स्ट वाले है हमारे पास है, नेक्स्ट वन हमारे है, हमारा नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन को आप देखें तो आपको इसका भी पता चलेगा। नेक्स्ट वन क्या है, द स्प्रेडिंग, अभी कहते हैं द स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम और सेंट इज ड्यू टू, अगर आपके घर में कोई परफ्यूम पड़ा है, आपके घर में कोई परफ्यूम पड़ा है, क्या है, एक परफ्यूम है, इसके अंदर परफ्यूम पड़ा है और आपको आप स्मेल महसूस कर रहा है, तो अभी क्या हो रहा है, कोई सेंट या परफ्यूम, इससे जो वेपर्स की शक्ल में ये उड़ेगा, लेकिन ये तो बंद है, लेकिन फिर भी थोड़े से माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं, उन माइक्रोस्कोपिक होल्स के ज़रिए ये सेंट बाहर आता है और इसका बू हम महसूस कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर गैस के मालिक्यूल का कंसंट्रेशन ज़्यादा था, यहाँ पर कम है, तो जब बाहर आते हैं तो ये तो डिफ्यूजन नहीं है, ये इफ्यूजन है जनाब। ये बी ऑप्शन तुम्हारे है, ये इफ्यूजन की वजह से सेंट या परफ्यूम से जो बू आपको आता है, जो गैस आता है, इसको हम क्या कहते हैं, इफ्यूजन कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट वन हमारे पास है, नेक्स्ट वन आप देखें, इसमें क्या होता है, अ गैस है सर्टन वॉल्यूम एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, एक गैस है जिसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर खास वॉल्यूम होता है, हाउ मच टेम्परेचर शुड बी रेज टू डबल इट्स वॉल्यूम। देखो, हमारे पास एक गैस है, एक गैस है, अ गैस है सर्टन वॉल्यूम एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, लेट फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वॉल्यूम कितना था, इसका वॉल्यूम था हाउ मच टेम्परेचर शुड बी रेज, इसका वॉल्यूम था एक खास, लेट फॉर एग्जांपल वो था 5 DM3। अब मैंने क्या किया, लेट फॉर एग्जांपल वो 5 DM3 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कितना था, 5 DM3 था। अब इसको 10 डिग्री से 10 DM3 तक पहुंचाने के लिए अगर सारा वॉल्यूम में 10 DM3 तक पहुंचाओ, क्या कहते हैं, अ गैस है सर्टन वॉल्यूम एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड, हाउ मच टेम्परेचर शुड बी रेज टू डबल इट्स वॉल्यूम। इसको 10 तक पहुंचाने के लिए कितना टेम्परेचर दरकार होगा, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान कौन सा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन। तो आप इसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना था, इतना था, तो इसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 DM3 था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कितना होगा, 10 DM3 होगा। ठीक है, तो अभी देखो हमारे पास ऑप्शन है 560 केल्विन, बिल्कुल नहीं, 283 केल्विन नहीं, क्योंकि 1 DM3 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड इसके 273 के साथ 20 जमा करो तो 293 केल्विन यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है, जो
सी ऑप्शन है, यानी 293 केल्विन तक जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अगर किसी गैस का वॉल्यूम 5 dm³ है तो 10 का मतलब 283 पर इसका 5 dm³ है, तो 293 पर इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10 dm³। तो ये है ऑप्शन हमारा, ये है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 गैस कंपेयर विद हीलियम इज। अभी इसको देखो, नेक्स्ट MCQs हमारे पास है। नेक्स्ट MCQs हमारा क्या है, कहता है कि अगर ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम की बात करो, H2 और हीलियम, इन दोनों के इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन, इन दोनों के रेट ऑफ डिफ्यूजन में क्या फ़र्क होता है। तो देखो जनाब, देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ, लिखो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 डिवाइड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम। तो इनका मास, उनके इनवर्स लिखो, तो इनका मास 4 है डिवाइड बाय इसका मास 2 है अंडर रूट। तो इन दोनों का जब रूट निकाला जाए तो इसका 2 और इसका 1 पॉइंट समथिंग आता है, और फिर 2 को इससे 1 पॉइंट समथिंग से डिवाइड किया जाए तो इसका आंसर आएगा 1.4 टाइम, यानी हाइड्रोजन 1.4 टाइम फास्टर चल रहा है। किस चीज़ से, इसका आंसर आता है 1.4 टाइम फास्टर मूवमेंट करता है हीलियम के मुकाबले में, क्योंकि हीलियम का मास 4 है, 4 ATM में है, और हाइड्रोजन का मास 2 ATM है। ठीक है, तो अभी इसके कितना टाइम फास्टर चलेगा, 1.4 टाइम। अगर इसका क्या मतलब है, अगर हाइड्रोजन, लेट फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन डिफ्यूजन करता है, अगर हीलियम डिफ्यूजन कर रहे हैं, हीलियम जब 1 मीटर का फासला तय करता है तो हाइड्रोजन इसके मुकाबले 1.41 मीटर फासला तय करेगा। इसका ये मतलब है, और ज़्यादा कुछ नहीं है जनाब। ठीक है, नेक्स्ट वन हमारे पास है द नॉन आइडियल बिहेवियर रिजल्ट चीपली फ्रॉम। नॉन आइडियल बिहेवियर किस चीज़ से आता है, नॉन आइडियल बिहेवियर किस चीज़ से आता है, इसको थोड़ा सा देखो, इसको थोड़ा सा आप देखें। नॉन आइडियल बिहेवियर, नॉन आइडियल ये था कि गैस के मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल, देयर आर नो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट अमंग गैस मॉलिक्यूल, यानी अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स बिल्कुल है ही नहीं। और दूसरा क्या है, सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। तो आप ऑप्शन देखें, द नॉन आइडियल बिहेवियर रिजल्ट चीपली फ्रॉम द, ये तो होगा कैसे होता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इन इनफाइनेट वॉल्यूम। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, यस ये तो ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से है इनफाइनेट वॉल्यूम, लेकिन इनफाइनेट तो नहीं है, वॉल्यूम तो है, गैस का वॉल्यूम तो होता है, सिंगल मॉलिक्यूल का भी वॉल्यूम है। तो ये है इलास्टिक कोलिजन इन इनफाइनेट वॉल्यूम, कोलिजन की कोई बात है ही नहीं। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स इन इनफाइनेट वॉल्यूम, ये है कि उसका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है और दूसरा इनका फाइनेट वॉल्यूम होता है। तो दैट इज वाई जो हमारे ऑप्शन है ये सी ऑप्शन है। और अगर इन चीज़ों को, ये चीज़ें ना होती बेशक गैस फिर आइडियल होता। तो ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द मोलर वॉल्यूम ऑफ He इज, हीलियम का कहता है, हीलियम का 1 मोल, अगर हम हीलियम के 1 मोल लो तो 1 मोल इसका कितना जगह घेर लेगा, 22.4 dm³ जगह घेर लेता है। लेकिन ये कहता है कि उसका 1 मोल कितना जगह भी घेर उन्होंने रखा है, 44.8 dm³ उन्होंने जगह घेर रखा है। 1 मोल, 1 मोल हीलियम ने कितना जगह घेर रखा है, 44.8 dm³ उन्होंने जगह घेर रखा है। तो इसके लिए क्या है, अब देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो बिल्कुल है, हो नहीं सकता। 1 ATM 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका तो ये तो बड़ा वॉल्यूम बढ़ाएगा। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं। द मोलर वॉल्यूम ऑफ He इज 8। इसके 1 मोल का वॉल्यूम, अगर हम प्रेशर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर इतना है और प्रेशर को हम हाफ करें तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा। टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, मोलर वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 ATM पर
किसी गैस का कोई गैस जितना जगह घेर लेता है वो 22.4 डीएम क्यूब होता है। 1 मोल इतना जगह घेर लेगा। किसी गैस का 1 मोल 0 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm प्रेशर पर कितना जगह घेर लेता है? 22.4 डीएम क्यूब जगह घेर लेता है। अब अगर इसको 44.8 डीएम क्यूब तक पहुंच ही गया तो ये तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन में है, तो वॉल्यूम का हाफ होना चाहिए, ये 0.5 होना चाहिए, जो हमारे ऑप्शन में सी ऑप्शन है। यहां पर भी आपको सी ऑप्शन मिलेगा। नंबर 9 है, विच स्टेटमेंट अबाउट द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल इन अ गैस इज नॉट करेक्ट। कहता है कि गैस के नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक स्टेटमेंट है जो गैस के बारे में गलत दिया गया है। नंबर फर्स्ट, दे आर एबल टू मूव एट ग्रेट स्पीड। बिल्कुल गैस, ये तो ठीक स्टेटमेंट है। ये कहता है कि कौन सा गलत स्टेटमेंट दिया गया है? तो गैस का पार्टिकल तो तेजी से फैलता है, तेज डिफ्यूजन करता है, तेज मूवमेंट करता है। नंबर सेकंड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल और नेग्लिजिबल। ये भी हम कहते हैं, ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है उसके मुताबिक हम कहते हैं, तो ये भी ठीक है तकरीबन। देयर इज लार्ज, ठीक नहीं है, याद रखो, लेकिन हमारे इस एमसीक्यूज के साथ रिलेट जो है वो ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल और नेग्लिजिबल। देयर इज लार्ज स्पेस अमंग द पार्टिकल। बिल्कुल गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान बहुत बड़े जगह होते हैं। दे आर अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न। नहीं, रेगुलर नहीं, ये रैंडम मोशन करता है, रैंडम होते हैं, इनका मोशन का भी पता नहीं होता है, इनका अरेंजमेंट भी रेगुलर नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन है, ठीक है। दे आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। नहीं, कभी ये रेगुलर पैटर्न पर अरेंज नहीं होते। नेक्स्ट वन है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हिच हैव ग्रेटेस्ट डेंसिटी। तो मास देखो, जिसका मास ज्यादा है, टेम्परेचर और प्रेशर को आपने कांस्टेंट रखा। लेट फॉर एग्जांपल आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन 1 atm, यानी आपने STP रखा। वो STP रखा तो इसका मास कितना होता है? 44। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? CO2 को देखो तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32, तो ये कितना होता है? 44। और सल्फर डाइऑक्साइड को आप देखो तो सल्फर 32 और 16 दोनों 32, ये होता है 64 ग्राम्स होते हैं। मोलर मास की हम बात करते हैं, ठीक है। Cl2 का अगर आप देखो तो इसका बनता है 35.1 का है 35.5, तो ये बनता है 73 ग्राम बनता है। और आप H2O को देखो तो H2O का तो 18 ग्राम, तो सबसे कम तो ये है। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो होगा, जब सबसे मास और डेंसिटी की D इज टू m/v, मास और डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। मास को जितना बढ़ा देते हैं हम, डेंसिटी भी उतना ही बढ़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि क्लोरीन का डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। और इसका क्या मतलब होगा? अब अगर आपसे ये पूछे कि ये अगर परस्पर ये नॉन रिएक्टिव गैसेज है, इनको हमने आपस में मिलाया, किसी कंटेनर में बंद किया, तो सबसे लोअर जो तह होगा वहां पर बिल्कुल सिलेंडर के बेस में जो बैठेगा वो क्लोरीन ही होगा। इसके बाद फिर दूसरा मास किसका ज़्यादा है? सल्फर का है, तो फिर सल्फर डाइऑक्साइड का है, तो सल्फर डाइऑक्साइड नीचे होगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, और फिर H2O सबके ऊपर होगा। लेट फॉर एग्जांपल अगर ये सारे के सारे हम लिक्विफाई कर ले, ठीक है। तो ये है हमारे। नेक्स्ट वन हमारा है, आपसे पूछता है वेट ऑफ 1 dm क्यूब ऑफ O2 एट STP इज। आपसे पूछता है STP पर 1 dm क्यूब ऑक्सीजन का 22.4 dm क्यूब का मास कितना होता है? 32 ग्राम्स होता है। तो 1 dm क्यूब का इसका कितना होगा? तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 22.4 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 32, तो 22.4 डिवाइड बाई 22.4, तो ये ख़त्म। x इज इक्वल टू 32 को इससे डिवाइड करो। जब आप इसको इससे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है इसके बहुत करीब 1.4384 ग्राम। तो ऑप्शन है तुम्हारा 1, ठीक है। आसान सी है ना? आप देखो मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन का 1 मोल का कोई भी गैस ऑफ ले ले, उसका 1 मोल कितना जगह घेर लेता है? 22.4 dm क्यूब। अब बात मास की है तो इसका 1 मोल में मास कितना होता है? 32 ग्राम इसका मास होता है। तो 32 ग्राम में 22.4, 32 ग्राम
ऑक्सीजन का मास होता वॉल्यूम घेर लेगा 22.4 Dm3। 32 ग्राम ऑक्सीजन अगर लिया जाए तो ये 22.4 Dm3 जगह घेर लेगा। अगर 1 Dm3 लिया जाए तो ये कितना जगह घेर लेगा? सॉरी 1 ग्राम लिया जाए, 1 ग्राम का पूछा है बेटा, 1 DM, सॉरी 22.4 Dm3 कितना मास होता है? 22.4 Dm3 का मास 32 ग्राम होता है। तो 1 Dm3 का मास कितना होता है? तो x होता है। x को हम जब कर लेते हैं तो ये ऑप्शन आता है। नेक्स्ट वन है द वैल्यू ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट इन DmQ टॉर पर केल्विन पर मोल। अगर आप लोगों को याद है तो आपने एक यूनिट निकाला था, उस यूनिट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs आपको दिया गया है कि जब R का कीमत आ रहा था 0.0821 ATM DmQ पर मोल पर केल्विन, लेकिन यहां पर क्या दिया गया है? आप इस चीज को देखेंगे, कभी नहीं बोलना है, ये रट्टा लगाना है फिर नहीं बोलना है। कहता है कि इसका होता है आइडियल गैस इन DmQ टॉर है, ATM DmQ नहीं है, DmQ। तो यहां पर ये ऐसा करो, इस तरह करो, इसको पहले DmQ लिखो, DmQ फिर ATM करो। तो अब देखो ATM DmQ पर मोल पर केल्विन, तो कीमत ये है, तो पहला वाला ऑप्शन तो है ही नहीं 0.0821 के उनकी यहाँ पर टॉर में दिया गया है, और ये जो है हमारे पास ये ATM में होता है। अब देखो आपने क्या करना है, 1 ATM हमारे पास बराबर होता है 760 टाके, ठीक है। तो अब क्या करो, यही कीमत लिखो 0.0821 को 760 से ज़रब दो, तो जब आप इसको 760 से ज़रब दे देते हैं तो हमारा ऑप्शन आता है 62.364 62.364 DmQ पर मोल और पर केल्विन, ये ऑप्शन आता है। तो ये है तुम्हारा ऑप्शन, यहाँ पर किधर मौजूद है? यहाँ पर मौजूद है हमारा ये वाला। जनाब नेक्स्ट वन है 13M 760 इज इक्वल टू 760 1 ATM हमें पता है बराबर 760 टाके, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि 1 ATM बराबर होता है 10 13 25 पास्कल के। रटा करो, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 760 इज इक्वल टू 10 13 25 पास्कल। तो आप ऑप्शन दे के 760 में 760 इज इक्वल टू पास्कल, कितने पास? 760 पास्कल के। तो तुम्हारा 760 पास्कल के बिल्कुल नहीं, पास्कल तो 10 13 25 पास्कल होते हैं, तो 76 पास्कल 760 पास्कल नहीं, 10 13 25 पास्कल के। तो ये है तुम्हारा ऑप्शन सी, बिल्कुल एग्जैक्ट यही है। और नेक्स्ट वन है, इसको थोड़ा सा देखो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपने इसको करना है, ठीक है। जनाब आपसे पूछता है एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड अ गैस हैज़ 1 ATM प्रेशर एंड 20 DmQ। अगर लेट आप देखें यहाँ पर टेम्परेचर था 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी और प्रेशर था 1 ATM, ठीक है। इसका वॉल्यूम कितना था? 20 DmQ था, 20 DmQ था। तो ये क्या है? ये T1 है, ये V1 है और ये P1 है। अब क्या हुआ, इसको हमने STP पर ले आया, STP पर ये कितना जगह घेर लेगा? तो STP पर इसका वॉल्यूम कितना होगा ये पूछता है एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड 1 ATM प्रेशर एंड 20 DmQ एट वॉल्यूम एट STP वुड बी, इसका STP पर वॉल्यूम। तो STP क्या होता है? प्रेशर ऊपर से 1 ATM, यहां भी प्रेशर कितना था? 1 ATM था। यहां पे क्या है? 1 ATM है, क्योंकि अभी वहां पहले वाले ऑप्शन में भी आपको प्रेशर 1 ATM मिल रहा था। अब STP है तो STP में प्रेशर तो 1 ATM होता है, प्रेशर तो वही है, ठीक है। अब क्या हुआ, लेकिन यहां पर टेम्परेचर अब कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर कितना है? तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो ये P2 है, ये V2 है, T2 है, और ये हमारे पास क्या है? ये V2 है, ये ना मालूम है। तो आपको अगर फार्मूला याद है तो हम क्या करते थे? हम करते थे P1 V1 बटा T1 इक्वल टू P2 V2 बटा T2। अभी हमने क्या मालूम करना है? V2 को मालूम करना है, तो T2 ओवर P2 से इस साइड पर भी मल्टीप्लिकेशन करो, इस साइड पर भी मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये ख़त्म
ये ख़त्म होगा, हमारे पास V2 रहेगा। V2 तो T2 P1 V1 डिवाइड बाई T1। अभी क्या करो, V2 T2 कितना है, T2 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन याद रखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन के बराबर होते हैं। तो आपने इसको केल्विन में तब्दील करना है। 273 मल्टीप्लाइड बाई P1 कितना है 180 m है, ओके, और V1 कितना है 20 dm³ है, ठीक है। अभी क्या करो, अभी आपने क्या करना है, V2 किस चीज़ के बराबर होंगे, T1 P2, ये मैंने नहीं लिखा। अच्छा T1 कितना है, T1 हमारे पास है, T1 0 डिग्री, T1 कितना है 50, तो 50 273 जम 50, तो ये 3 और इसका आंसर आएगा 323 मल्टीप्लाइड बाय। अच्छा P2 कितना है, प्रेशर P2 180 m था, तो इसको अगर हल किया जाए तो इससे आंसर आएगा 16.94 dm³, वरना ऑफ कर ले तो आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि इतना ही है। तो जब हम इसका हल कर लेते हैं तो इसका क्या आंसर आता है 16.94 dm³। तो ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, ये कितना है, ये है, ठीक है। और नेक्स्ट वन आखिर एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द फास्टेस्ट डिफ्यूजन रेट। इन सब में डिफ्यूजन रेट किसका सबसे तेज होगा। तो अब देखो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन हमारे पास है CH4 जो सबसे ज़्यादा हल्का है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे तेज होगा, NH3 है, और एक ऑप्शन है CO2 है, और एक ऑप्शन है O2। देखो इसका मास कितना होता है 32 ग्राम होता है, इसका 44 ग्राम होता है, इसका 17 ग्राम होता है, और इसका 16। सबसे हल्का गैस CH4 है, तो सबसे तेज रेट ऑफ डिफ्यूजन इसका होगा, ग्राउंड ऑफ डिफ्यूजन। यही है कि जिसका मास सबसे कम हो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा। ये मसला तो नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, अपने इनको करना है। कोई मसला हो तो आप बताइए, इंशाल्लाह मैं सही जो जितने MCQs होंगे वो मैं करूँगा, लेकिन पहले मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से टॉपिक सारी के सारी करनी है। इसके बाद ये जो एक्सरसाइज के MCQs है ये मैं कर देता हूँ, नेक्स्ट में फिर से इस तरह करूँगा, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है चैप्टर का वो करूँगा, और इसके बाद लिक्विड स्टेट में चले जाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।